तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अल्क जो है वो चेंज होता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, मेथ, METH। अगर 2 है तो हम लोग इथ लिखेंगे, ETH। 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। इसका मतलब है कि कार्बन का जो कंपाउंड होगा, यानी खासकर हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं अभी, तो हाइड्रोकार्बन में आप देख लीजिए कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए CH4 है, C2H6 है, C3H8, C4H10, C5H12। तो इन सभी कंपाउंड को देखिएगा तो इसमें कार्बन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बन जब इस कंपाउंड में 1 है तो यहाँ पे लिखा है METH। कार्बन जब 2 है तो इसमें देखिए ETH, ईथ है। फिर कार्बन 3 है तो इसमें प्रोप आपको दिखेगा, ये अंडरलाइन। ठीक है, ये क्या दिखेगा आपको, प्रोप। और एक चीज हर जगह कॉमन दिखेगा, एक जो शब्द है ANE, 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 ANE। तो ऊपर से नीचे तक आपको क्या दिख रहा है, ANE। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है क्या कि ANE कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और ये हमारा चेंज होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अल्केन ALK ANE, और हमने यही पढ़ा था कि ALK चेंज होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और ANE नहीं बदलता है, अल्केन ग्रुप के यौगिकों का नामकरण। ठीक है, तो नाम लिखने से पहले ये तो दिमाग में होना चाहिए हमको कि भाई जो कंपाउंड है वो अल्केन ग्रुप का है कि नहीं, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप का होगा तो उसका जो नामकरण का नियम होगा वो कुछ और होगा। ठीक है, तो जो है सो कि तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको मालूम चल गया कि अल्केन ग्रुप का है, तो आप देख लीजिए कि उस कंपाउंड में कार्बन कितना है, उसके अनुसार आप अल्केन की जगह यूज कर लीजिए जो आपका सफिक्स है, और एन लगा दीजिए, आपका नामकरण हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर उसी तरह से देखिएगा तो CH4 का नाम मीथेन रखा गया, C2H6 इथेन रखा गया, C3H8 प्रोपेन रखा गया, C4H10 ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ठीक है, और अगर इस कंपाउंड में किसी को भी चेक कीजिएगा कि अल्केन का है कि नहीं, तो सब आपको अल्केन का ही मिलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, CnH2n+2। क्या बताया गया था, CnH2n+2। तो अगर CnH2n+2 में n का वैल्यू 1 रखिएगा तो CH4 आ जाएगा, 2 रखिएगा तो C2H6 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप करिए, 9 रखिए तो Cn, तो 9 रखिएगा तो C9 हो जाएगा। H2n तो 9 गुना 18 प्लस 2 तो 20 हो जाएगा, तो C9H20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जो इसका जनरल फॉर्मूला बताया गया था CnH2n+2, उस पर चेक कर सकते हैं कि अल्केन ग्रुप का है या नहीं। तो आप जो है सो कि यहाँ पे अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे इसी कंपाउंड को एलोबरेट किया गया है। जैसे कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऐसे गया, तो ये कंपाउंड क्या है, तो पहले चेक कीजिए कार्बन का है 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन का है 6, तो आप शॉर्टकट लिख दीजिए C6 ना, समझने के लिए क्या लिख दीजिए, C6 लिख दीजिए आप यहाँ बगल में। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन काउंट करिए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 12, तो 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 6 1 मिनट 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14, 12 नहीं 14 सॉरी, तो 14 हाइड्रोजन है। तो 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यह अल्केन सीरीज का है। दो नजरिए से आप देख सकते हैं कि ये अल्केन ग्रुप का ही कंपाउंड है। कैसे भाई, तो देखिए पहला नजरिया तो ये है कि 6 कार्बन है 14 हाइड्रोजन है, तो फॉर्मूला बैठाइए CnH2n+2, आयन की जगह 6 रखिए, देखिए वो C6H14 बन जाएगा, C6H14 बन जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख भी रहा है। दूसरा नजरिया ये है कि देखिए तो हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है।
ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जैसे कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच एकल सहसंयोजक बंधन हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो वह क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या उसी को एल्केन कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये एल्केन ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन 6 है तो हेक्स यूज कर लेंगे। देखिए 6 के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे बताया गया 6 के लिए हेक्स, और चूंकि एल्केन का है तो एन नहीं बदलेगा, तो एन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो इस तरीके से आप इस कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो इसी चीज को, ये जो हेक्सेन यहाँ पे आपको C6H14 दिख रहा है, इसी के अंदर का जो बॉन्ड है उसको इसमें दिखा दिया गया है, ठीक है। इसी को सिर्फ इसका जो कहा जाता है संघनित सूत्र या संरचना सूत्र, जो भी कहिए, ठीक है। संरचना सूत्र में तरह से इसको और आप तोड़ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 3 इधर बॉन्ड दिखा दीजिए, एक हाइड्रोजन ऊपर ले चले जाइए, एक इसके लेफ्ट साइड लेके चले जाइए, एक नीचे कर दीजिए। ये जो हाइड्रोजन है दोनों कार्बन जुड़े हैं, एक ऊपर लेके जाइए, एक नीचे बॉन्ड से दिखाइए। ये जो दोनों हाइड्रोजन है दोनों कार्बन जुड़े हैं, एक ऊपर दे दीजिए, एक नीचे दे दीजिए। अब देखिए ये जो बॉन्ड नीचे दिखाया गया है, इस बॉन्ड को आप यहाँ भी दिखा गया है, इसको CH2 इसको सीधा भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको पकड़ लिए, एक हाथ से इसको पकड़िए और एक हाथ से इसको पकड़िए और जोर से इसको खींचिए, तो जोर से खींचेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा डराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम दूर हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि किस तरीके से हम लोग नामकरण करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आप फटाक से जवाब दीजिए CnH2+2 होता है, ठीक है। और आपको कोई कंपाउंड भी दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप ठीक है यहाँ तक पढ़े, लेकिन मैं बोलूँ अगर कि C14 और H28 मतलब कार्बन 14 और हाइड्रोजन 28, तो क्या वो अल्केन ग्रुप का यौगिक है? तो आप कैसे समझ पाएंगे? तो आपको ध्यान देना है कि कार्बन जितना है उसके दुगुना से 2 अधिक हो तो वो एल्केन होता है। गौर कीजिए, कार्बन अगर 2 है तो इसका दुगुना कीजिए 4, और उसमें 2 और जोड़िए तो 6 हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन 6 है। यहाँ पे कार्बन अगर 3 है तो इसका दुगुना कीजिए 6 हुआ, और उसमें 2 और जोड़िए तो 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 है। यहाँ पे 4 है तो इसका दुगुना कीजिए 8, उसमें 2 जोड़िए तो 10 हो जाएगा। यानी आप कार्बन का संख्या जितना है उसके उस कार्बन के संख्या के दोगुने से 2 अधिक अगर है तो अल्केन ग्रुप का होगा। वही तो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, उसी को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर इसके अलावे भी आता है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि वो अल्केन का है या नहीं। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि जैसे कि का हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के दुगुने से 2 अधिक हो, दुगुना से 2 अधिक हो तो वो अल्केन ग्रुप का होगा। आप यहाँ पे इस बात को नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं कहूँगा कि ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के ये सब पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हेक्सेन तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2 फिर नीचे बॉन्ड है CH2 इसके बीच में बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसी को क्या किया गया है कि यहाँ से पकड़ के और ऐसे मोड़ करके आपको यहाँ से खींच करके यहाँ ला दिया गया। कंपाउंड वही है, ठीक है, लेकिन इसको सीधा ना करके जैसे कि इसको यहाँ से करके ऐसे टर्न कर दिया गया। यहाँ पे बॉन्ड होना चाहिए था बीच में, ठीक है, छूट गया है। यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये भी हेक्सेन है, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट कीजिएगा तो 6 गुना 12 14 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ भी ये हेक्सेन। तो देखिए एक मेरा ये एग्जाम्पल जो है ये दिखाने का तरीका है कि आप एक ही कंपाउंड को कई तरीकों से दिखा सकते हैं, ठीक है, और कंफ्यूज करने के लिए आपको टेढ़ा मेढ़ा करके मोड़ के आपको दिया जा सकता है। सो प्लीज आप क्या कीजिए, ये जो 1 से लेकर 10 तक आपको मीथेन से लेकर के डेकेन तक जो कंपाउंड दिए गए हैं इसको पहले आप सीधा सीधा एलोबरेट कीजिए। जैसे यहाँ पे किया गया CH3 CH2 हेक्सेन को, वैसे आपको कहें कि इथेन को करके दिखाइए तो क्या लिखिएगा CH3 मतलब बॉन्ड होना चाहिए बीच में सिंगल। इसको दिखाइए तो क्या दिखेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको दिखाना हो तो क्या दिखेगा 4 कार्बन है तो पहले CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो उसी तरीके से आप इसको बड़ा बड़ा चेन में ये कीजिए और फिर उसको तरह तरह से आप उसको टर्न करके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है मोल करके, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं बोल रहा हूँ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपका दोष है, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, आप
बहुत अच्छी आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी और आप मतलब केमिस्ट्री के बहुत सारी चीज़ों को समझने में अव्वल हो जाएंगे। खैर यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है जो आपको एम की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप ऐसे खींच सकते हैं और आपको बता दें कि ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए जहाँ शुरुआत पॉइंट है और जहाँ पे समाप्त हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे शुरू हो रहा है और जहाँ पे समाप्त हो रहा है और जहाँ जहाँ टर्निंग है, फिर से सुनिए, जहाँ पे प्रारंभ हो रहा है और जहाँ पे समाप्त हो रहा है, जहाँ से प्रारंभ हुआ और जहाँ पे समाप्त हुआ और जहाँ जहाँ ये टर्न किया हुआ है, जैसे यहाँ से सीधे गया लेकिन यहाँ से टर्न कर गया तो यहाँ एक टर्निंग मिला, यहाँ से फिर सीधे गया फिर ऐसे टर्न कर गया तो यहाँ एक टर्निंग मिला, फिर यहाँ सीधे गया यहाँ टर्न किया फिर एक टर्निंग मिला और यहाँ पे समाप्त हो गया। तो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु और जहाँ जहाँ टर्न वाला पॉइंट है वो उस पे कार्बन है। दिमाग में बैठा लीजिए वहाँ पे क्या है, कार्बन है। इस तरह के आपको और भी एग्जांपल्स मिलेंगे आगे चल के, ठीक है, मिलेंगे आगे चल के एग्जांपल्स, लेकिन आपके दिमाग में रखना है कि यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे कार्बन को समझना है। तो देखिए एक ही बार में 30 सारा नहीं लिखा गया है। जब ये नोट्स बना रहा था मैं तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि एक एक करके लिख रहा था। अब यहाँ पे जैसे कि आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इसके बीच में जो आपको लाइन दिख रहा है, ये एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एकल सहसंयोजक बंधन को दर्शाता है। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में ये जो लाइन है, ये इसके बीच के सिंगल बॉन्ड को दर्शाता है। ये जो लाइन है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को दर्शाता है। ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको लाइन डैश डैश दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसी को ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है, ये दोनों सिरे को पकड़िए और जोर से खींचिए तो कैसा दिखेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, इस तरह का दिख जाएगा आपको। और जैसे ही कीजिएगा तो आपको कार्बन काउंट करिए कितना होगा, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3 3 6 और 2 2 4 2 6, कितना हो जाएगा 12। तो 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, तब दुगने से 2 अधिक है, 5 9 10 12, यानी क्या हो जाएगा, अगर कार्बन 5 है तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। और चूंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन ग्रुप का होगा, तो भाई ए नहीं लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन, ठीक है। तो कई बार आपको जो है यहाँ जो CH3 CH2 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 CH3 दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा। इमेजिन करिए कि अगर ये नहीं दिखे तो आपको कैसा दिखेगा, ये सिर्फ आपको M दिखेगा, या इसको उलट दीजिए तो W दिखेगा। तो आपसे ऐसे सिर्फ M या W या N, जैसे सोचिए कि ये वाला अगर लाइन नहीं होता तो कैसा दिखता, N दिखता। तब आपसे पूछा जाए कि जैसे कि N, ये वाला जो N है इसका नाम क्या होगा, जैसे मैं ये लाइन हटा दूं, आपसे सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट में करके बताइए कि अगर ये वाला नहीं होगा तो बताइए कि इस अगर N का स्ट्रक्चर कंपाउंड है तो उसका नाम क्या होगा, और आप कमेंट बॉक्स में करिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो है कि सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरीके का और भी, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर मैं एक और खींच देता है यहाँ से तो वो डबल N की तरह दिखता है, यहाँ पे एक N दिखता और एक और यहाँ पे N दिखता। तो मैं चाहूंगा कि जो डबल N है उसका भी नेमिंग करके देखा, या एक यहाँ पे M है इसी के साथ एक और N ले लीजिए और फिर उसका नेमिंग करके बताइए क्या होगा। इस तरह का बहुत सारा आप स्ट्रक्चर खुद से भी कंस्ट्रक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है भाई, ध्यान ये रखना है कि मैंने क्या बोला, जहाँ पे इनिशियल है पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है और जहाँ जहाँ टर्निंग वहाँ कार्बन तो लिख देना है। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कैसे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कैसे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 कैसे। तो आप एक दिमाग में बैठाइए, हम लोग प्रारंभ में ये बात देखे हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, हमने पढ़ा है ना कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, चारों तरफ से करे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो जैसे 2 स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साइज आ रही है।
तो ये जो कार्बन है इन 3 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे ये तीनों तरफ इस हाइड्रोजन का फैला सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, अब कार्बन का 3 हाइड्रोजन से है और एक इस कार्बन से है, तो 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन का देखिए, ये कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन से बना है, ये कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड बना है, इसका 2 बॉन्ड हो गया, इसीलिए इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन दिया गया है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ एक कार्बन है, ये भी इसका भी देखिए 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है, तो 2 ही हाइड्रोजन लेगा क्योंकि 4 बॉन्ड बनाना है इसको। अच्छा, फिर इस कार्बन का 2 बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है तो आपको 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल चीज है, आप बॉन्ड देख लीजिए कार्बन का कितना पूरा हो रहा है और बाकी उसका हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। बट ये मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अल्केन का सामान्य सूत्र CN2N+2 होता है, ये हम पहले से भी जानते हैं, या कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्केन ALK को हटा करके इसमें YL जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है? ALK YL, तो ANE को हटाकर मतलब उसको रिमूव कर दिया गया, क्या जोड़ा गया? YL। तो अगर जोड़ दीजिएगा तो ये क्या बनेगा? अल्काइल। ALK YL क्या बना? अल्काइल। पहले क्या था? अल्कीन, अब क्या बना? अल्काइल। कैसे बना? ANE हटाकर क्या जोड़ा गया? YL। तो ये अल्काइल एक अलग है, एक अलग सीरीज बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होता है? बॉन्ड CnH2n+1। देखिए किया क्या गया है, यहाँ पे CnH2n+2 और CnH2n+1 ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो CnH2n+2 दिख रहा है, यहाँ पे CnH2n+1 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन का जो संख्या है उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब हुआ जितना कार्बन होगा उसके दुगने से 1 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। मतलब अगर यहाँ पे CH4 था तो यहाँ CH3 आने वाला है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन कम होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे देखिए C2H6 है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? C2H5 हो जाएगा। यहाँ पे C2H5 देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है C2H6, ये इथेन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 ही रखिए, इस फॉर्मूला में रखिए, तो क्या होगा? बॉन्ड C2H6 कितना हो जाएगा? 4+1 कितना हो जाएगा? n की जगह 2 रखिएगा तो 2 में 4 5 हो जाएगा, तो C2H5 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये आपको माइनस दिख रहा है, माइनस नहीं है, बॉन्ड है, बॉन्ड खाली रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप एक हाइड्रोजन कम करेंगे, जैसे कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में देखिए तो अल्केन से ही अल्काइल बनाया जा रहा है, तो ANE को हटा के YL जोड़ दिया गया, अल्काइल बन गया। तो रहा नेमिंग का बात। लेकिन एक्चुअल में क्या किया गया है कि ये जो CnH2n+2 है इसमें से 1 हाइड्रोजन को कम किया गया है। वो हाइड्रोजन आप कहीं से कम कर सकते हैं, तो 1 हाइड्रोजन को जब रिमूव किया गया है, कम किया गया है, ठीक है, तो क्या बन गया? यहाँ पे CnH2n+1 दिखा। CnH2n+1 दिखना चाहिए था, लेकिन बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड इसलिए क्योंकि जब 1 हाइड्रोजन कम होगा तो किसी ना किसी कार्बन का 1 बॉन्ड खाली रहेगा। आप करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि भाई C2H6 है तो इथेन है, लेकिन एक हाइड यहाँ पे 2 रखिएगा तो C2H5 मिलेगा, और जो है सो कि यहाँ पे आपका वो क्या बनेगा? इथाइल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आप देख सकते हैं, 2 रखा गया है तो यहाँ पे C2H5 आ गया है बॉन्ड। अब इसी पे स्ट्रक्चर दिखाइए तो CH3 और CH2, देखिए 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। अब आप एक बॉन्ड आपका यहाँ पे खाली नहीं रहेगा क्योंकि आप 3 और 2 5 हाइड्रोजन दे चुके हैं। तो जो फॉर्मूला कहता है कि 2 कार्बन के साथ 5 ही हाइड्रोजन होना चाहिए, तो आप 5 हाइड्रोजन दे चुके हैं ना। यही अगर अल्केन होता तो CnH2n+2 होता तो वहाँ C2H6 आता, तो 3 हाइड्रोजन इसको भी दिए, 3 इसको भी दिए, तो इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो जाता, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो जाता, दोनों खुश रहते, दोनों स्टेबल हो जाते। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस कार्बन का 1 बॉन्ड इधर है, 2 हाइड्रोजन से 3, लेकिन 1 बॉन्ड ये भी खाली है। क्यों खाली है भाई? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन ही रिमूव कर दिया गया अल्केन में से, जिसके कारण ये ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो आप देख रहे थे कि मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये दिख रहा था, अगर उसी प्रकार यहाँ देखिए फिर से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है। अगर इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो मीथेन की जगह क्या हो जाएगा? मिथाइल। देखिए ANE को हटा के यहाँ पे YL जुड़ा गया है, ठीक है। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। तो जिस तरीके से हम इसका नामकरण कर रहे थे
उसी तरीके से इसका भी करना है। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन परमाणु की संख्या के अनुसार मिथ इथ प्रोब्यूटेंट होगा, ये सब चेंज करते जाएगा। और YL क्यों लग रहा है, एन क्यों नहीं? क्योंकि भाई हर जगह सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हर किसी न किसी कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पे देख लीजिए। लेकिन इसमें किसी भी कार्बन का एक बॉन्ड खाली नहीं है, उसको भरपूर हाइड्रोजन मिला है, जितना चाहिए उतना मिला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है ये पूरा का पूरा स्टेबल है, लेकिन इसमें हर का एक जैसे कि बॉन्ड जैसे कि खाली है, ये कहीं जाके किसी दूसरे कंपाउंड में जुड़ सकता है। ये लोग जैसे कि स्टेबल हो चुके हैं, ये नहीं जुड़ेंगे, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर चुके हैं, लेकिन इसका एक बॉन्ड खाली है, तो ये किसी दूसरे कंपाउंड से जाकर के अटैच हो सकता है, जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसका नामकरण जैसे कि आगे आपको मिलेगा अभी जब नेमिंग आप पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, IUPAC नामकरण, तो जैसे कि आपको ये बात मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए आपको पहले यहाँ पे बताया जाता है कि एक्चुअल में अल्काइल क्या है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि अल्काइल कैसे बनता है। तो अल्केन ग्रुप के किसी भी यौगिक से एक हाइड्रोजन यदि आप रिमूव कर देते हैं तो जैसे कि वो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। देखिए अल्केन से ही अल्काइल बन रहा है। ठीक है, तो आप ज्यादा कंफ्यूजन मत रहिएगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि ये हो गया हमारा अल्केन और अल्काइल का बात। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक दो पॉइंट्स है कुछ जो आपको समझ लेना जरूरी है। क्या है भाई? किसी अणु का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र तथा त्रिविमीय सूत्र। यहाँ पे देखिए एक लेविस साहब थे, या लुईस भी लिखा होता है, या लेविस एक साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक हुए ये। तो उन्होंने जो हम लोग ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं ना, जैसे मीथेन हम पहले भी दिखा चुके हैं, मीथेन को ऐसे दिखा चुके हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखाते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, किस तरीके से अपना इन लोग ऑर्बिट में कवर करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में चर्चा भी की है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि बेसिक केमिस्ट्री वाला आप प्लेलिस्ट देखिए और आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये बात मैंने बताया होगा कि जैसे कि ये क्या है। तो आप थोड़ा सा ये सीधा देखिए। तो इस तरह का आप अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखा करके आप ऐसे करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये संरचना सूत्र है, मतलब इसका इसी चीज को बॉन्ड के रूप में दिखा दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब संरचना सूत्र। ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है त्रिविमीय सूत्र, मतलब 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब त्रिविमीय सूत्र का मतलब क्या है भाई? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने में थोड़ा सा ये डार्क होना चाहिए था पूरा, और ये डैश 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 होना चाहिए था। तो एक्चुअल में मीथेन जो CH4 है, जो हम लोग दिखाने में जो सुविधा होता है कि कार्बन है और चारों तरफ ऐसे हाइड्रोजन दिखा देते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन देखिए बात सुंदरता है कि नहीं, जब आप केमिस्ट बन जाएंगे, भगवान करे आप केमिस्ट बने और जो है सो कि लैब में जाएं, एक्सपेरिमेंट करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम को देखें, न्यूक्लियस को देखें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखें ना, तो जब आप देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि ये जो आपको दिख रहा है प्लेनर, मतलब प्लेनर का मतलब क्या है कि समतलीय, मतलब एक प्लेन पे आप चारों हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं, ये समतल है। तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कि ये जो 2 हाइड्रोजन है ये आपके पढ़ने पे है, ये जो आपको दिख रहा है जो आपके डेस्कटॉप पे दिख रहा है ना, आप जो मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, इस प्लेन में देख रहे हैं, ये उसी प्लेन पे है। लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन है ये दोनों इस प्लेन से अंदर है, ये दोनों इस प्लेन से क्या है? अंदर है। ये जो है सो कि ये प्लेन पे नहीं है। तो इस तरीके से दिखाना हमारे लिए पहला चीज सिंपल है। ठीक है, दूसरी चीज है कि भाई हमको अगर नहीं पता है, ठीक है, खासकर मैं 10th स्टैंडर्ड की बात करूं तो हमको नहीं पता है बॉन्ड एंगल क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, क्योंकि ये सब 11th की बातें हैं या उससे हायर क्लास की बातें हैं। तो ये सब चीज नहीं पता है तो हम इस समझने में क्यों पढ़े हैं? ठीक है, हमारा सिलेबस भी नहीं है और हम पढ़ेंगे भी नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि वही बात हो गया कि बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है और उसको क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में उलझा दीजिए कि भाई टाइम जो है वो भी रिलेटिव होता है, जो क्या बोलते हैं कि अगर सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से अगर कोई वस्तु गति करने लगे तो उसके लिए जो है टाइम भी धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो बातें हैं अगर 12th के बच्चों को पढ़ाया जाए तो उनके लिए बहुत हायर चीजें हो जाती है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन में जाते हैं लोग या उसके आगे की जो पढ़ाई होती है, रिसर्च वगैरह जो करते हैं, जो PhD वगैरह लोग करते हैं ना,
तो वहाँ पे साइंटिस्ट का दर्जा दिया जाता है, पीएचडी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ पे ये सब चीज़ों का मतलब जिक्र होना चाहिए। तो हर क्लास का अपना लेवल है, उसी के अनुसार हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बस बताना ये था कि एक्चुअल में जो आपको कंपाउंड यहाँ पे दिख रहा है मीथेन, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये प्लेन में ऐसे जो दिख रहा है चारों तरफ से हाइड्रोजन खूबसूरत, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हाइड्रोजन ये मीथेन जो ऐसा दिखता है, दो ऐसे प्लेन पे हैं और दो ये प्लेन के अंदर है। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। हो सकता है आपको फिर 28 मिनट प्रॉब्लम करे, लेकिन आप एंगल वगैरह पढ़ेंगे तो मालूम होगा। तो ये जो है आपको जान के आश्चर्य होगा कि सर अरे 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट। कोई भी अगर दो बॉन्ड लेते हैं तो इसके बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हैरानी होगी कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना ये लाइन, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये दिखाने का मतलब एक जरिया है कि ये इस प्लेन पे नहीं है, इसलिए आपको इस तरीके से दिखाया गया है और कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो कि इस ये जो है ये 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब ये तो एक्चुअल रूप से हमने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आपको फीलिंग्स कम ही आया होगा क्योंकि ये एक्चुअल में है नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा गूगल करें और देखिए कि रियल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन या एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, तो आपका बहुत सारा इमेजेस आएगा वहाँ पे, तो आप सर्च करके देखिए कि एक्चुअल में क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए तो C5H12 तो हम लोग ऐसा सीधा स्टेट बना दिए, ठीक है, CH3 CH2 ये वो करके, ठीक है। तो एक्चुअल में इन सब का भी अपना अपना हाइब्रिडेशन होता है, मतलब उसको प्रसंकरण कहते हैं, ठीक है। तो आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हर कंपाउंड का जो है सो कि अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन मेरा ये बताना था कि अगर इस तरह से दिखाते हैं तो उसको हम लुईस इलेक्ट्रॉन बीम संरचना बोलेंगे, अगर ऐसा दिखाते हैं तो उसको संरचना सूत्र बोलेंगे, ऐसा एक्चुअल में दिखाने का प्रयास करेंगे वो कैसा दिखता ही है तो उसको हम 3 डायमेंशनल बोलेंगे, अगर ऐसा दिखाते हैं तो उसको हम संघनित सूत्र बोलेंगे। संघनित का मतलब क्या होता है, मतलब छोटा, जैसे वाष्प है उसको ठंडा करके फिर पानी में करते हैं तो उसको संघनन की प्रक्रिया कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अगर कोई पानी है उसको और ठंडा करके हम ठोस बनाते हैं, बल्ब बनाते हैं, तो वो भी कंडेंसेशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसको छोटा करना जो होता है वो संघनन कहलाता है। तो संघनित सूत्र का मतलब है कि कुछ बॉन्ड को छुपा लेना। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इसे आप चाहें तो इस 3 हाइड्रोजन को तीनों तरफ सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इतना सारा स्पेस लेने वाला है, इतना जगह लेने वाला है ना, तो ये मतलब उसी को अपने बॉन्ड को छुपा लिया तो आप संघनित सूत्र बोल रहे हैं। अगर पूरा छुपा लीजिए तो उसको क्या बोलेंगे, अनुनित सूत्र बोल देंगे भाई। जैसे यहाँ पे देखिए C5H12, अब दोनों तो सेम ही है ना, लेकिन इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, कौन किससे जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, कुछ नहीं दिख रहा है हमको, सिंपल अनुनित सूत्र बोल देंगे। ऐसा दिखेगा तो संघनित सूत्र बोल देंगे, सारा बॉन्ड दिखेगा तो संरचना सूत्र बोल देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग वगैरह करके दिखा रहा है तो उसको लुईस इलेक्ट्रॉन बीम संरचना बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये नॉलेज दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कब हम लोग किस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखिए तो ये सब क्या है, संघनित सूत्र है, क्योंकि इसमें से कुछ बॉन्ड को छुपा लिया गया है, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं हम लोग एक्चुअल मुद्दे पे। अब मुद्दा एक्चुअल ये है कि एल्केन ग्रुप के यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब देखिए IUPAC इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। क्या भाई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए इसको तो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि IUPAC का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो एल्केन ग्रुप का मतलब भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एल्केन कहते हैं। तो एल्केन का सिग्नल फॉर्मूला क्या होता है, CN2 होता है। अभी अभी हमने देखा था कि भाई एल्केन का सामान्य सूत्र CN2 होता है, ठीक है। और इसके नियम का कुछ नियम हमने पढ़ा था। लेकिन अब क्या है कि एल्केन ग्रुप का ही कंपाउंड वो कुछ अजीबोगरीब होने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कैटेनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन गुण। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाले वीडियो को देखिए। अगर इसके पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि श्रृंखलन गुण क्या होता है। तो उसका जो लिंक है मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ से भी सर्च करके उसको देख लीजिएगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे ध्यान दें अगर तो
ये जो आपका कंपाउंड दिख रहा है, इस श्रृंखलन गुण के कारण दिख रहा है। देखिए कितने सारे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब चमत्कार कार्बन अपना दिखाएगा श्रृंखलन गुण का। श्रृंखलन गुण क्या है भाई, आप जानते हैं कि कार्बन जो है सो कि अपने ही कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबा लंबा श्रृंखला बनाता है। कार्बन के अंदर जो गुण पाया है उसी को हम श्रृंखलन गुण कहते हैं। तो अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, इस तरह का जटिल कोई यौगिक है हाइड्रोकार्बन और वो भी एल्केन ग्रुप का है, संतृप्त है, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके नामकरण के लिए कुछ नियम बताए गए हमको। ठीक है, माफ कीजिएगा ये सारे जो नियम हैं ये हायर क्लासेस के हैं, लेकिन आपको समझने में बिल्कुल ही सुविधा होगी, मतलब बहुत ही आसान लगेगा। और ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, आपके सिलेबस में 10th लेवल में नहीं है, लेकिन एक बुक्स आती है जब आप 11th और 12th पढ़ते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आपके लिए एक बुक कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उसे पढ़ा है। और वो किताब है ओपी टंडन साहब का। ओपी टंडन साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब काफ़ी मतलब बेहतर तरीके से उसको मतलब पढ़ाए हैं। और जब मैं पढ़ता था या जब तक पढ़ाता रहा हूँ मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें स्टडी की है। तो वो किताब बहुत अच्छी है आपके लिए। जब आप 11th में जाएं, अभी तो नहीं लेकिन आप 11th 12th में जाएँ तो आप उसे जरूर पढ़ें एक बार, अगर आप आगे केमिस्ट्री में बहुत हद तक जाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मेरा ये राय रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो IUPAC का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर देखा जाए कि आप घर पे रहते हैं आए दिन, तो घर पे देखते होंगे कि आप बहुत सारे छोटी बच्चियों को देखिए तो अभी उसको लोग घर पे बुलाते होंगे पढ़ी पढ़ी इधर आओ, पढ़ी बेटा इधर आओ, पढ़ी बेटा उधर जाओ। लेकिन जब उस स्कूल में जाएगा तो उसका नाम जो होगा वो कुछ और रख दिया जाएगा ना, उसका रख दिया स्नेहा, श्वेता, सृष्टि, ईशानी, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये घरेलू नाम होता है और ये क्या होता है, ऑफिशियल नाम होता है। जो हर मतलब मान लीजिए बहुत बड़ा आदमी बन गया तो कौन सा नाम प्रचार होगा, जो आपका ऑफिशियल नेम है कि नहीं, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट से तो वही है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग एक जनरल वे में नाम को यूज करते हैं और एक जो है इंटरनेशनल लेवल पे यूज करते हैं या नेशनल लेवल पे यूज करते हैं। जो भी आप जहाँ तक आपका नाम पहुंचे, जहाँ तक आपका नेम फेमस ये अनुसार हम बोलेंगे, है कि नहीं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई ये जो आप कंपाउंड का नेमिंग करने जा रहे हैं, नामकरण करने जा रहे हैं, ये आपके घर का कोई बच्चा नहीं है कि अपने अनुसार से इसका नाम रख दीजिए टुन्ना, तो भुअरा, तो कालिया, तो गब्बर, तो जो है मतलब पड़ी, कुछ भी ऐसा जैसे कि आप बिल्कुल मतलब जो घर जैसे कि घरेलू जो नामकरण होता है उस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। आप अगर यहाँ पे इसको कुछ और समझ रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं और इसी चीज को किसी अदर कंट्री में, किसी अदर प्लेस पे कुछ और बोला जा रहा है उसको अपने अनुसार, तो फिर आप जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये कंपाउंड दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ और बोल रहे हैं और वो कुछ और बोल रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहने का मतलब एक ऐसा यूनियन है जो एक लॉ, एक नियम बनाए हुए हैं, कुछ नियम बनाए हुए हैं, उसी नियम के अनुसार आपको नेमिंग करना है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी जाते हैं तो इस कंपाउंड का नाम अगर आप जिसको मीथेन कहते हैं तो बड़ा को उसे भी मीथेन ही कहेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई भी हो, मोदी जी हो चाहे बराक ओबामा, वो सब के सब मीथेन को मीथेन ही कहेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल, जो शराब में यूज होता है। तो हम लोग उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, तरह तरह का नाम रखे हैं, देसी विदेशी है कि नहीं, दारू, तरह तरह की चीज, लेकिन उसका इथाइल अल्कोहल नाम है। तो आप इथाइल अल्कोहल जो है कि मतलब उसकी मात्रा होती है, अल्कोहल की मात्रा होती है। तो अगर देखा जाए तो वो आपके यहाँ अलग अलग जो है सो कि कॉमन वे में, मतलब आपके यहाँ पे उसका अलग ही नाम है। अब जाके आप किसी फॉरेन में जाए कहिए कि भाई दारू दीजिए, अब उसको वहाँ के लिए उसको वाइन बोला जाता है। तो कहने का मतलब है वो नहीं समझ पाता। या आप मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया में हैं तो एक बार आप जरूर चेन्नई की तरफ, मतलब आप इंडिया में जो साउथ एरिया है उधर आप हो आइए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही चीज को दो तरीके से, तीन तरीके से बोलने का क्या घाटा होता है, आप बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन है
जो कंपाउंड्स हैं उसके नेमिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसी रूल्स की द्वारा हम सभी को नेमिंग कर रहे हैं, ताकि अगर हमारा स्टडी बहुत डेप्थ होता है, गहराई में जाते हैं और आगे पढ़ते जाते हैं, तो हम यहाँ की चीज़ों को स्टडी करके जाएं, तो वहाँ पे फिर से हमें इसको स्टडी नहीं करना पड़ेगा। हम इसको यही बोलते हैं। मैं आपको एक चीज़ मोटिवेशन देना चाहूँगा कि आप देख लीजिए हमारे यहाँ कितना सारा प्रॉब्लम है लैंग्वेज को लेकर के। आपको पता होना चाहिए ये बात कि हम लोग जिसको आम कहते हैं उसको इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, तो हम लोगों को रटवाया जाता है कि वो पढ़ो MANGO, मैंगो, मैंगो माने आम, और ये सीखने में हम अपने एजुकेशन का बहुत सारा हिस्सा समाप्त कर देते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई कि अगर ऐसा ही हुआ कि आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरा कंट्री में जिस तरीके से पढ़ाई चल रही है, उसमें कुछ कॉमन चीजें नहीं हुई, वो भी यहाँ भी है वहाँ भी है, तो उसका ऐसा नामकरण होना चाहिए जो आपको वहां जाने का समझ में आना चाहिए और उससे आपको सहूलियत मिलेगी, नहीं तो आप बहुत बुरे फंसेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, CBSE के बच्चे और बिहार बोर्ड के बच्चों में अक्सर ये प्रॉब्लम होता है। अगर दोनों को एक साथ पढ़ाया जाए तो संभव मतलब लगता है कि दोनों को एक साथ पॉसिबल नहीं है पढ़ाना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे हैं और इसको केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, तो दोनों बच्चे समझ पाएंगे कि हाँ भाई मेरा केमिकल रिएक्शन है, उसका रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन अगर हिंदी वालों को देखा जाए तो वो ऐसे याद करेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, मतलब दोनों एक ही चीज है, तो हमको रट्टा मारना पड़ता है, फिर दिमाग में फीलिंग्स आती है कि हाँ ये क्या चीज है। ठीक है, हमने बचपन से मैंगो को मैंगो नहीं बोला, हमने उसको पहले आम बोला, फिर मैंगो बोला, फिर समझ में आया यार तो तीनों एक ही चीज है, तो तीनों एक ही चीज है। तो अब ठीक है, इस बात को आप समझिए। थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर हम लोग लाइफ में तो प्रॉब्लम है, खैर जो भी है, मैं चाहूँगा कि आप अगर हिंदी और संस्कृत की जितनी रक्षा कर पाए, क्योंकि हमारे लिए संस्कृत तो एक भाषाओं की जननी है, इसी से सारी भाषाओं का चीज होती हुई है, तो जो जननी है उसे तो ध्यान रखना ही चाहिए। मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको केयर कीजिए। ठीक है, खैर तो यहाँ पे जो है सो कि नियम जो भी है यहाँ पे जो कुछ नियम से यहाँ पे दिए गए हैं, वो नियम क्या है अगर देखा जाए तो सबसे पहला नियम है कि सर्वप्रथम दिए गए यौगिकों में सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। उस सबसे बड़ी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला कहते हैं, तथा उस बड़ी श्रृंखला के बाद बचे हुए छोटे छोटे श्रृंखलाओं को पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पार्श्व श्रृंखला लिखा गया है, इसको इंग्लिश में हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, या इसको एक और ब्रांच इन बोल सकते हैं। ब्रांच मतलब शाखा, पेड़ के जैसे डाली होता है ना, ये क्रॉस है, ये का कुछ मतलब नहीं है, गलत है। यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे यहाँ से कार्बन ऐसे भी जुड़े हुए हैं, यहाँ से कार्बन ये भी है, ये सब भी है। तो हमने पहले काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कार्बन ऐसे हमको मिला, तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है। फिर हम दूसरा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो छोटा ही हो गया। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि लंबाई में ज्यादा नहीं, जिस तरीके से आप काउंट कर रहे हैं उसमें कार्बन परमाणु की संख्या अगर अधिक है तब जाके वो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, सबसे बड़ा चेन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आप किसी और तरीके से काउंट करके सोचिए कि क्या कोई ऐसा चेन हो सकता है जो इससे भी बड़ा हो, मतलब उसमें कार्बन परमाणु की संख्या 12 से अधिक है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ऐसे आ सकता है, देखिए यहाँ से लेकर के ऐसे भी हम सोच सकते थे ना, लेकिन सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं तो ये 11 हुआ, लेकिन ऐसा वो कितना मिला 12। तो 12 वाला लॉन्गेस्ट हुआ, 11 वाला लॉन्गेस्ट नहीं हुआ, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कवर कर देंगे। देखिए मैंने इसको एक डब्बे में ऐसे अच्छे से कवर किया है, जैसे जैसे हम जा रहे हैं कवर किए। ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट हो, ठीक है, आप स्ट्रेट बनाने के चक्कर में आप इसको सीधे मत कर लीजिएगा और ये मुख्य श्रृंखला है। जी नहीं, मुख्य श्रृंखला आपका ये है। इस नियम को ध्यान से 2-3 बार पढ़िए, किसको मुख्य श्रृंखला कहा जा रहा है। सबसे जो लॉन्गेस्ट आप चेन कवर कीजिएगा, घेरिएगा, वही आपका मुख्य श्रृंखला कहलाएगा। और जैसे ही मुख्य श्रृंखला आप घेर दीजिएगा, जैसे पेड़ खड़ा है जड़ से लेकर फुलनी तक जो मेन वाला होगा उसको तो आप घेर सकते हैं ना, कवर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कौन डाली है और कौन मुख्य तना है जो जड़ से लेकर के ऊपर तक गया है। ठीक है, टॉप से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक गया है,
तो आप बता सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ बताना है आपको कि पेड़ का जड़ कौन है उसका, जैसे कि टॉप पॉइंट कौन है, बॉटम और टॉप से लेकर के आप चूज करना है। तो तरीका है यहाँ पे, तरीका क्या है कि सबसे ज्यादा कार्बन परमाणुओं की संख्या देखना है, और वो मिल जाए तो उसको एक बार मिल जाए तो उसको कवर कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि वो पेड़ सीधा ही हो, ठीक है, पेड़ आगे जाके मुड़ भी सकता है। तो वही उसी तरीके से नेचुरल जिस तरह की बातें होती हैं उस तरह के साथ सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इसको सबसे लॉन्गेस्ट चेन माना क्योंकि भाई इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है और ये मुख्य श्रृंखला का है। अब जैसे ही इसको आप कवर कर दीजिएगा तो इधर आपको देखिए ये सब बच गए, एक कार्बन वाला, एक 2 कार्बन का समूह बच गया, 3 कार्बन का समूह बच गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्व श्रृंखला, या इसको बोलेंगे ब्रांच चेन, या इंग्लिश में सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच का मतलब क्या, शाखा, डाली। ये मेन वाला पेड़ हो गया, इसके साथ डाली जुड़ गया। तो सबसे पहला नियम ये ध्यान रखना है कि हमको सबसे लंबा श्रृंखला चुनना है और उसका नामकरण भी कर दीजिएगा। जो सबसे बड़ा है उसको मुख्य श्रृंखला बोल दीजिएगा, और जो छोटे छोटे से जुड़े हुए बच्चे हैं उसको क्या बोलिएगा, पार्श्व श्रृंखला। कोई दिक्कत? हाँ, एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड जुड़ा है तो हाइड्रोजन 3 का देना पड़ेगा ना, यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा CH3 CH2 CH2 CH2, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा सबको। तो मैं आपको बता दूं कि आप लिख सकते हैं, लेकिन इस नियम को समझाने के लिए ये जो प्रोसेस है ये नियम में जटिल ना हो, इसलिए वहाँ पे उस तरह की चीज को नहीं दिखाया गया है। लेकिन आप चाहें तो दिखा सकते हैं, ठीक है, आप ड्रॉप कॉपी में ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कार्बन वाला दिया जा रहा है। यहाँ पे नियम नंबर 2 क्या है, नियम नंबर 2 है कि जब किसी यौगिक में 2 या 2 से अधिक समान कार्बन संख्या की बड़ी श्रृंखला उपस्थित हो तो हम उस बड़ी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें पार्श्व श्रृंखला की संख्या अधिक हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये वाला जो कंपाउंड है ये वाला कंपाउंड है, एक बार ऐसे विजुअलाइज कीजिए, सब कैसे कवर किया गया इस पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए, दोनों आपको सेम दिखेगा, यहाँ से आकर देख लीजिए, यहाँ से आकर देख लीजिए, ठीक है। जिस तरीके से ये जो ये कंपाउंड है ये भी वही कंपाउंड है, ठीक है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप काउंट कीजिएगा तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट कीजिए तो 5 दिखा, 1 2 3 4 5, ऐसे ही काउंट 5 दिखेगा, 1 2 3 4 5, कैसे भी आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। एक चीज आपको और बोल दें, कहीं काउंट करते वक्त गलती मत ऐसे कर लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे सबका काउंट मत कर लीजिएगा, ठीक है। आपको एक इनिशियल पॉइंट पकड़ना है, कहीं से आप स्टार्ट करिए और कहीं दूसरे इंड पे जाकर खत्म करिए। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ खत्म कर सकते हैं, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ खत्म कर सकते हैं, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ खत्म कर सकते हैं। कोई भी आपका एक इनिशियल फाइनल पॉइंट होना चाहिए, नहीं कि जो कंपाउंड में जितने सारे कार्बन एटम हैं सबको काउंट कर लीजिए, ठीक है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया एक इंड यहाँ से और ये हमारा मुख्य श्रृंखला 5 दिखा हमको। लेकिन अगर हम इसको घेर देते हैं और इसे मुख्य श्रृंखला कहेंगे तो देखिए इससे एक कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से ये दोनों जुड़े हैं, तो ये पूरा का पूरा एक ही डाली है, ये पूरा का पूरा एक ही ब्रांच है, एक ही पार्श्व श्रृंखला है, क्योंकि एक ही जगह से जुड़ा हुआ है। तो हम अगर इसको मुख्य श्रृंखला चुनते हैं तो पार्श्व श्रृंखला क्या बना, इसको एक ब्रांच बोलेंगे, एक पार्श्व श्रृंखला बोलेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे चुने यही कंपाउंड है, सेम है, लेकिन अगर आप मुख्य श्रृंखला से चुने 1 2 3 4 5, देखिए इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन था, तो हम क्या बोले हैं, जरूरी नहीं है कि सीधा ही हम ले, आप टेढ़ा भी ले सकते हैं। तो अगर ये मुख्य श्रृंखला है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 था, तो दोनों समान हो गया। तो अगर ऐसे आप मुख्य श्रृंखला लेते हैं तो देखिए यहाँ पे एक ब्रांच आपको दिख जाएगा और यहाँ एक ब्रांच दिख जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 डाली बन जाएगा, पार्श्व श्रृंखला 2 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा मुख्य श्रृंखला सही है और ये हमारा मुख्य श्रृंखला चुनना क्या है, गलत है, ठीक है। तो मुख्य श्रृंखला में अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर होने लगे, नहीं आप कैसे भी काउंट कर लीजिए 5 ही आ रहा था, तो आपको चुनते वक्त ध्यान रखना है कि हम किसको लें, किसी को नहीं ले सकते हैं, जिसको लेंगे उसे ध्यान रखना है कि पार्श्व श्रृंखला की संख्या अधिक हो रहा है कि नहीं, जिससे सबसे अधिक होगा उसी को हम लेंगे, ठीक है। अगर संभव होता है कोई और पार्श्व श्रृंखला लेकर के हम 3 पार्श्व कोई मुख्य, अगर संभव होता कि कोई और मुख्य श्रृंखला लेकर के हम 3 पार्श्व श्रृंखला इसी में बना दें तो हम वही चूज करते, लेकिन अब संभव नहीं है। तो ये अगर हम मुख्य श्रृंखला चुनते हैं तो हमारा पार्श्व श्रृंखला 2 बन जाता है, लेकिन ये मुख्य श्रृंखला चुनेंगे तो हमारा एक ही बनेगा। तो ये ऐसा मुख्य श्रृंखला मानना गलत है, ऐसा मुख्य श्रृंखला मानना सही है, ठीक है। तो आप, मैं चाहूंगा कि इस तरह का कुछ कंपाउंड्स वगैरह
आप खुद से लिखिए, जिसमें मुख्य चेन, मेन चेन में है, या पेरेंट चेन, जो मुख्य श्रृंखला है इसको तो पेरेंट चेन भी कहते हैं, मुख्य श्रृंखला भी कहते हैं, ठीक है, या मेन चेन भी कहते हैं। बाकी सब्सिट्यूएंट या ब्रांच चेन कहलाता है, जो उससे जुड़ा होता है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके का जो कंपाउंड है आप ऐसा लीजिए जिसमें मुख्य श्रृंखला काउंट करिए तो सेम आने लगे, तो आप दिमाग लगाइए कि हम जो है सो कि कौन सा मुख्य श्रृंखला चुने जिससे ब्रांच हमारा ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है सो कि इन दोनों नियम को आप प्रैक्टिस करें, और कम से कम आप 10-10 उदाहरण आप खुद से करें, ठीक है। आप इस तरह का भी 10 बनाइए और इस तरह का भी 10 बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दिमाग लगाइए, जितना आप लगाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस आगे की पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।